इसके क्लाइमेटिक रीजन के बारे में एक आइडिया ले लें। तो यहाँ जलवायु ऑस्ट्रेलिया में देखिए करीब करीब सारे तरीके की जलवायु है। ये उत्तर और वाला हिस्सा आप देखेंगे पूरब का, तो ये ट्रॉपिकल मानसून टाइप, ये ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, यानी यहाँ पे ग्रीष्म काल में गर्मी में बारिश हो जाती है। और ये रीजन जो है मरुस्थल वाला एरिड रीजन है। एरिड रीजन में जनरली गर्मी में 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर रहता है, कभी कभी 40 डिग्री चला जाएगा। जाड़े में भी 15 डिग्री 16 डिग्री तक टेम्परेचर रहता ही रहता है एरिड रीजन में, ये मरुस्थल वाला। और वर्षा अधिक से अधिक 25 सेंटीमीटर, अंदर की तरफ जाएंगे भीतरी भागों में तो 10-15 सेंटीमीटर के आसपास ही वर्षा होती है। और इसके पूरब में और या दक्षिण में ये पूरा सेमी एरिड रीजन है हमारा। एरिड रीजन के पूरब में और दक्षिण में पूरा यहां तक सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन के इधर तक ये पूरा फैला हुआ हमारा सेमी एरिड रीजन है, जिसे स्टेपी क्लाइमेटिक रीजन भी कहते हैं। ये मिलता जुलता है। यहाँ पे समर्स में 30 डिग्री और विंटर्स में 15-20 डिग्री, रेनफॉल की जहां तक बात है 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच ये सेमी एरिड रीजन है, जहां यही बेसिकली घास का मैदान, छोटे छोटे हर्डिंग रीजन यही है इनके आसपास। और यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु भी पाई जाती है। मेडिटेरेनियन ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के दोनों साइड में, ये साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, यहां पे ये वाला पोर्शन, यानी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के दोनों साइड में ये जो है यहां पे भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाई जाती है। यहां जो है वेस्टर्ली विंड के प्रभाव से जब प्रेशर बेल्ट जो है नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करता है, तो वेस्टर्ली विंड के प्रभाव से गर्मी में तो ड्राई रहता है, लेकिन जाड़े में वर्षा हो जाती है। यही भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है कि विंटर इन रेनफॉल इन विंटर, ये वेस्टर्ली विंड की वजह से होता है, क्योंकि प्रेशर बेल्ट जो है गर्मी में नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो ये क्लाइमेट हो गई। और ये मकर रेखा के दक्षिण में साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से लगा हुआ ये रीजन, ये सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन है। यहां करीब गर्मी में 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। इसकी वजह यह है कि ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो चलती हैं, साउथ ईस्ट व्यापारिक हवाएं जो चलती हैं, ये इनफ मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में वर्षा कर देती हैं। उत्तर से दक्षिण तक इस रीजन में, ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में, अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर भी कम होता है और वर्षा भी कम होती है। तो ये ट्रॉपिकल मानसून रीजन हो गया, सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन, ये लगा हुआ बॉर्डर का रीजन। एरिड रीजन ये हो गया, सेमी एरिड रीजन सबसे बड़ा है, भूमध्य सागरीय, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के दोनों साइड में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हो गई। और एक क्लाइमेट और पश्चिमी यूरोपीय, जहां साल भर वर्षा होती है, ये रीजन देखिए आप, विक्टोरिया वाला ये रीजन मैंने मार्क किया है, ये मेलबोर्न से लगा हुआ ये, और ये तस्मानिया का रीजन, ये पूरा यहां पे सालों भर वर्षा जैसे यूरोप में होती है। ये समुद्री हवाएं हैं जो है ह्यूमिड होती हैं, ये इसको जो है पश्चिमी यूरोपीय टाइप क्लाइमेट है, ये वेस्टर्न यूरोपियन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, ये रीजन है। इतना लगा हुआ ये विक्टोरिया का, यानी साउथ ईस्ट, और ये पूरा हमारा तस्मानिया भी इसका प्रांत ही है। ये 1901 में जब ये फेडरेशन बना था ऑस्ट्रेलिया, तो तस्मानिया एक राज्य ही है ऑस्ट्रेलिया का, और इसकी राजधानी यहाँ जानते हैं आप होबार्ट है, ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे का मतलब कहिए उसको कि ईस्ट में है। ये बात हो गई क्लाइमेट के बारे में, थोड़ा सा हमने देख लिया। आइए थोड़ा सा अब टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में जान लें कि मरे डार्लिंग बेसिन में, इस मरे डार्लिंग बेसिन में गर्मी में टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है और जाड़े में बहुत कम रहता है। और बारिश का जहां तक सवाल है, वो
50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ऐसे में तो वृक्षों का विकास होना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे छोटी छोटी घास, गुच्छेदार घासें, छोटी छोटी गुच्छेदार घासें उगाती हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डाउन्स कहते हैं। जान ली गई, बहुत जरूरी है। डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, जान लीजिए। डाउन्स, डाउन्स ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड, डाउन्स कहते हैं इसको, डाउन्स। ठीक, ये है डाउन्स। डाउन्स घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और इस मैदान को आजकल जान रहे होंगे आप कि इसको काट करके, इसका सफाया करके लोग वहां पे इस मैदान में गेहूं की खेती की जा रही है। वैज्ञानिक ढंग से बड़े बड़े फार्म बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीन लगा करके गेहूं पैदा किया जा रहा है। और गेहूं की उपज इतनी ज्यादा यहां पे, और ये साउथ वेस्ट मेडिटेरियन रीजन में, टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन में यहाँ, और ये साउथ वेस्ट मेडिटेरियन रीजन में ऑस्ट्रेलिया खूब गेहूं पैदा कर रहा है। इस घास के मैदान को साफ कर दिया गया है और बड़े बड़े फार्म बना दिए गए हैं, और जो है बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक मशीन लगा करके, और ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा गेहूं का निर्यातक भी हो गया है। तो ये हो गया। अब हम देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को देखें तो ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं विकसित देश है, पर कैपिटा इनकम उनका बहुत ज़्यादा है, और एग्रीकल्चर में उनका कंट्रीब्यूशन जो है उनके जीडीपी में, एग्रीकल्चर में 3% है खाली, और 25% उनका इंडस्ट्री में है, और सर्विस सेक्टर से कितना बचा? 72%। 72% सर्विस सेक्टर से आता है, 72%, और इंडस्ट्री से 25%, और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन मात्र 3% है। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन मात्र 3% है। और अधिकतर जो है वो, क्योंकि वहां पे आधारभूत खनिज का अभाव है, और आधारभूत खनिज न होने के कारण कृषि और पशुपालन पर आधारित उद्योगों की ही वहां पे वरीयता है। और इस भूभाग का अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 15% कृषि के योग्य है, लेकिन इसमें भी ऑस्ट्रेलिया मात्र 6% भाग पे कठिनाइयों के चलते खेती कर पाता है। खेती में वही गेहूं, जौ, मक्का, पशुओं को खिलाने के लिए मक्का, गेहूं बताई दिया कि ये टेम्परेट ग्रासलैंड जो डाउन्स था वहाँ पे घासों को काट करके बड़े बड़े फार्म बना के कृषि की जा रही है। और ये साउथ वेस्ट मेडिटेरियन में यहाँ गेहूं का अच्छा उत्पादन हो रहा है। और कृषि में गन्ना ज़्यादा तो नहीं पैदा करता, लेकिन अगर आप उत्पादकता की बात करेंगे कि प्रोडक्शन पर हेक्टेयर की बात करेंगे तो क्यूबा और ब्राज़ील से भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है ऑस्ट्रेलियन शुगर केन की। और गन्ना हो गया, कपास भी पैदा करता है, चावल की भी प्रोडक्टिविटी यहाँ ज़्यादा, हमारे यहाँ से भी ज़्यादा है, पर हेक्टेयर जो उपज है ज़्यादा है। तो गन्ना और चावल मात्रा भले कम है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज में ऑस्ट्रेलिया आगे है। मक्का की खेती होती है ऑफकोर्स पशुओं को खिलाने के लिए। और खेती को अगर देखा जाए तो कृषि की बात हो गई, पशुपालन की बात करें तो तीनों तरीके की है। हर्डिंग रीजन्स है, हर्डिंग रीजन्स ये सेमी एरिड वाले रीजन जहाँ के सहारे अपना उनका ऊन निकालना, पशु उत्पाद, मांस आदि का कारोबार करते हैं। इसी तरीके से दूसरा व्यापारिक पशुपालन है, कमर्शियल लाइवस्टॉक रैंचिंग जिसको कहते हैं हम। उसमें ये ऑस्ट्रेलिया पशुपालन पे ज़्यादा ध्यान देता है। बड़े बड़े फार्म बनाए गए हैं और बड़े बड़े बाड़े बना के पशुओं को रखे जाते हैं। जो यहाँ आर्टिजन वेल हम बता रहे थे, तो आर्टिजन वेल के पानी से या फिर इधर गेट डिवाइडिंग रेंज से जो ढाल पे थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा करके उस पानी के सहारे सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। और इसमें जो है ह्यूमन रिसोर्स की कम आवश्यकता होती है। कमर्शियल लाइवस्टॉक रैंचिंग में ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता कम इसलिए होती है कि जो बाड़े बनते हैं, जो कृषि फार्म बनते हैं या उगाए जाते हैं और पशुओं को रखा जाता है, तो उन कृषि फार्मों को देखने के लिए एक आदमी काफी होता है, क्योंकि वहां जो कुत्ते होते हैं ट्रेंड होते हैं और एक आदमी आराम से 100-150 जानवरों की रखवाली कर सकता है। पहले तो बाड़ा बना करके फेंसिंग करके उनको अंदर रखा जाता है। दूसरे उनके साथ डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं,
जो कि बड़े आसानी से एक आदमी 100-150 पशु को हैंडल कर सकता है। तो ये वही क्या करेंगे भाई, ऊन निकालेंगे, चमड़ा निकालेंगे, दूध, ये सारी चीजें। खपत भी ज्यादा है, मांस की भी खपत है, दूध की भी खपत है, विकसित देश होने के नाते। क्वींसलैंड में, ये हमारा क्वींसलैंड वाला एरिया जो बताया, ये क्वींसलैंड है, ये जो है क्वींसलैंड है, ये न्यू साउथ वेल्स है, ये विक्टोरिया है। तो क्वींसलैंड में जो है खास करके घास के इस तरह के मैदान है जहां लाइव स्टॉक कमर्शियल लाइव स्टॉक रैंचिंग की जाती है। और तीसरा पशुपालन डेयरी फार्मिंग भी है, जहां की पशुओं से दुग्ध निरूपित उत्पादों का को सिर्फ इसीलिए बनाया जाता है कि उनसे पैसा कमाया जा सके। और ये खासकर यहाँ ये इसके लिए भी है जहां यूरोपीय रहते हैं उन्हीं क्षेत्रों में है। और ये भी है इन्हीं भागों में है, विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में ही ठंडे और आर्द्र प्रदेशों में जहां यूरोपीय लोग रहते हैं, जहां मुलायम घासें पैदा होती हैं, अच्छी क्वालिटी की पौष्टिक घासें पैदा की जाती हैं। ये कृषि और पशुपालन दोनों को मिला करके जो उद्योग हैं उसका ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खासा विकास है। और अब हम थोड़ा मिनरल्स के बारे में जान लें कि ऑस्ट्रेलिया में खनिजों की क्या स्थिति है, मिनरल्स की। तो सबसे पहले आयरन ओर की बात करें, अगर आयरन ओर ये विश्व का 16% जो है उत्पादन अकेले करता है। ये ब्राजील और चीन के बाद तीसरे नंबर पे है, आयरन ओर में तीसरे नंबर पे है। और इसका बृहद भंडार देखेंगे तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में माउंट बुश है, माउंट टाम्पराइस है, माउंट न्यूयान है, गोल्ड्सवर्दी है। और ये मुख्य जगह है आयरन ओर के, मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। और दूसरा मैग्नीज की बात करें, जगह नहीं इसलिए किनारे लिख दे रहा हूं, इसको मिटाना नहीं चाह रहा हूं। मैग्नीज अमूमन जहां आयरन ओर पाए जाते हैं उसी के समीप छिटके हुए रूप में पाया जाता है। और मैग्नीज का ऑस्ट्रेलिया जो है निर्यातक है। और मुख्यतः ये आपके माउंट सिडनी है और ब्लू रेंज माउंट सिडनी में ये पाया जाता है। ठीक, ये आयरन ओर की बात हो गई, मैग्नीज की बात हो गई। ऑस्ट्रेलिया की बात हो, बॉक्साइट की बात ना हो तो फिर खनिज की क्या बात हुई, बॉक्साइट और सोना की बात ना हो। तो बॉक्साइट अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया करता है। और ये कुल उत्पादन का हमें लगता है, आप देख लीजिएगा नया आंकड़ा जो होगा आपके पास, ये मेरी जानकारी के अनुसार करीब 36% उत्पादन अकेले करता है। और संचित भंडार का 40% जो है बॉक्साइट, कुल दुनिया भर का 40% ऑस्ट्रेलिया में है। और इसका जो 3/4 भाग है वो ये जो क्वींसलैंड लैंड हम लोग पढ़ रहे थे, प्रोविंस क्वींसलैंड के, ये जो हमारा केप यार्क प्रायद्वीप है ना, केप यार्क पेनिनसुला है, इसके इधर एक वाइपा है और एक अर्नहेम लैंड है। बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट आप जान लीजिए 40% ऑफ रिजर्व है वर्ल्ड का। और ये वाइपा, ये है ना, ये केप यार्क पेनिनसुला में ये जगह हमने मार्क कर रखा है। ये वाइपा याद रखिएगा, वाइपा। और ये है अर्नहेम लैंड, अर्नहेम लैंड है, अर्नहेम लैंड, वाइपा और अर्नहेम लैंड और गीवा क्षेत्र, ये 3 रीजन हैं जहां की ऑस्ट्रेलिया, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया क्वींसलैंड है। ये गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया के दोनों साइड में अर्नहेम लैंड है और गीव क्षेत्र है। और यहां की जो मेटल रिकवरी है वो करीब 50% है, अच्छी क्वालिटी का बॉक्साइट मिलता है। तांबा कोई बहुत नहीं है। जस्ते की बात जहां तक है, जस्ता में भी सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर था। इस समय क्या स्थिति है आप करंट आंकड़ा देख लीजिएगा। और जस्ता आपका ब्रोकन हिल में है, ब्रोकन हिल में मिलता है। और ये खास करके इसी रीजन में, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में, इसी रीजन में ये मिलता है। और रेड रोजबरी, ये ब्रोकन हिल कुछ प्रमुख जस्ते की खाने हैं। और अगर सोने की बात वही कह रहे थे, सोना सबसे अधिक दक्षिणी अफ्रीका, फिर यूएसए में, यूएसए के बाद फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में आप कालगोडली और कूलगार्डी खूब सुने होंगे। ये जगह है, ये दोनों देखिए, ये कालगोडली है, ये कूलगार्डी है।
कालगुरली, अकूल गाड़ी, ये दोनों क्या है, ये सोने की माइंस हैं, गोल्ड माइंस हैं ये। और ये आपके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, और इन्हीं दोनों माइंस के चलते यहाँ पे भी जो है आबादी है और लोग यहाँ रहते हैं। और ये मरुस्थल का बिल्कुल इंटीरियर पार्ट है, लेकिन भाई सोने की बात है तो लोग वहाँ जाके बसे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल के बिल्कुल भीतरी भाग में है, और यहाँ पानी तक की सुविधा नहीं है। समझिए 1000 किलोमीटर से पाइप से यहाँ पानी लाया जाता है, लेकिन लोग वहाँ रहते हैं क्योंकि वहाँ सोना है। और इसके अलावा जो है विक्टोरिया में, ये विक्टोरिया है ना, ये रीजन, विक्टोरिया प्रोविंस में भी वेंडिगो में या और वेलरिट में, वेंडिगो और वेलरिट में भी सोने की खाने हैं। बॉक्साइट की बात हो गई, सोने की बात हो गई, और कोयले का बात जहां तक थोड़ा थोड़ा हर जगह फैला हुआ है, पाया जाता है। बट इन प्रिडोमिनेंस जो है ये न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में ही मिलता है। यहाँ कोयले की बिटुमिनस वैरायटी है, जानते हैं सबसे अच्छी एंथ्रासाइट होती है बिटुमिनस, तब लिग्नाइट, ये बहुत आता है एग्जाम में। बेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइट, सेकेंड बिटुमिनस, थर्ड लिग्नाइट, ठीक। तो ये बिटुमिनस कोयला यहाँ मिलता है न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में बिटुमिनस कोल मिलता है। चांदी की बात जहां तक, थोड़ा बहुत चांदी भी पैदा होता है, वो ब्रोकन हिल और माउंट ईसा में होता है, ब्रोकन हिल और माउंट ईसा में होता है। पेट्रोलियम का बड़ा सीमित भंडार है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ब्रिस्बेन है, ब्रिस्बेन के पास, ब्रिस्बेन जानिएगा क्वींसलैंड में है, ब्रिस्बेन के पास पेट्रोलियम उत्पादन, और ये तस्मानिया में, दो जगह पेट्रोलियम मेनली पैदा होता है। नेचुरल गैस की जहां तक बात है तो ये मेलबोर्न के पास समीप एक जो हमारा समुद्री क्षेत्र है कोस्टल एरिया में, मेलबोर्न के पास, यहाँ मेलबोर्न के पास समुद्री क्षेत्र से नेचुरल गैस भी निकाली जाती है। और अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ चूंकि सदावाहिनी हमेशा बहने वाली नदियाँ नहीं है तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र मुझे लगता है कि 3% भी यहाँ की जो है संभाव्य क्षमता पोटेंशियल नहीं है, 3% से भी कम है। इसके बावजूद जो पोटेंशियल है उसका करीब 70% ऑस्ट्रेलिया ने उसका उत्पादन कर लिया है, उसका उपभोग कर रहा है, उसका ये कहीं डेवलपमेंट कर लिया। जो पोटेंशियल उसके पास लेस देन 3% थी, उसका उसने 70% डेवलप कर लिया। यूरेनियम की देखिए एक मुख्य खनिज हमारा है, यूरेनियम सबसे अधिक जानते हैं कनाडा में, कनाडा के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में। तो टोटल रिजर्वायर का यूरेनियम का 1/3, करीब 1/3 से थोड़ा कम ऑस्ट्रेलिया में है। कनाडा नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2। और यूरेनियम इतना होते हुए भी जो है कनाडा परमाणु ऊर्जा के पक्षधर नहीं है। ये बड़ी जानकारी की बात है, जानिए आप कि परमाणु ऊर्जा में इतना संपन्न होते हुए भी 30% उसके पास टोटल रिजर्वायर का है। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया जो है परमाणु ऊर्जा का पक्षधर नहीं होने के कारण उसका अभी भरपूर उपयोग नहीं कर रहा। संसाधन है उनके पास, आगे काम आएगा। तो संक्षेप में ये बात हो गई कुछ मिनरल्स की। अब थोड़ा सा हम देखें कि यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में, विनिर्माण उद्योग। तो बताया कि ऑस्ट्रेलिया में 3% एग्रीकल्चर से, 25% हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आता है। एक डेवलप्ड कंट्री, जाहिर सी बात है करीब सारी इंडस्ट्रियां वहाँ पे हैं, एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, कॉपर इंडस्ट्री है, पेपर है, आयरन स्टील है, हेवी इंडस्ट्रीज है, मोटर गाड़ी है, और शुगर इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है। सारी इंडस्ट्रीज का वहाँ पे डेवलप हुआ है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और आपका क्या कहते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए है। ये सारे इंडस्ट्रीज ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हैं, तभी इनके कुल जो इनका जीडीपी है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन, राष्ट्रीय आय में जो भी इनका कंट्रीब्यूशन जो है 25% है इनका योगदान अर्थव्यवस्था में। और अगर हम हेवी इंडस्ट्री की बात करें, भारी उद्योग वैसे ही साउथ वेस्ट में ज्यादातर कंसंट्रेटेड है, पॉपुलेशन भी यही कंसंट्रेटेड है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये हेवी इंडस्ट्रीज की बात हो गई आपकी। जिस हेवी इंडस्ट्री में क्या आएगी, मशीनरी बनाएंगे, मोटर गाड़ी बनाएंगे, रेल इंजन बनाएंगे, ये सारी चीजें।
और एक बात याद रखने की, एक ऑस्ट्रेलिया की हंटर घाटी को ऑस्ट्रेलिया का रूर कहते हैं, रूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। रूर जो है जर्मनी में रूर घाटी है, जो स्टील उत्पादन के लिए, स्टील प्रोडक्शन के लिए बड़ी फेमस। रूर वैली में जर्मनी में स्टील प्रोडक्शन का हब है। ये बात हो गई। थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन देख ले। ट्रांसपोर्टेशन 4 हमारे रोडवेज की जहां तक बात है, ऑस्ट्रेलिया में रोडवेज का कंसंट्रेशन ये साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, और ये गल्फ हमारा, ये जो गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया की ये चारों ओर यहाँ सड़कों का जाल है। ये तो गल्फ होगा, इसी किनारे किनारे ये जो है सड़कों का जाल है, यहाँ आबादी पाई जाती है और मिनरल्स भी हैं तो यहाँ पे। और दूसरा ये हमारा केप यार्क पेनिनसुला है। केप यार्क पेनिनसुला क्या, ये जो पूर्वी तट है, यहाँ पे रोडवेज अच्छी का जाल जो है, नेटवर्क, यहाँ गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया के इधर चारों तरफ और इधर केप यार्क पेनिनसुला के पूर्वी तटीय भाग में। और मेजर जो है साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, और ये मरे डार्लिंग बेसिन, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, यही पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है, यही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। इस नाते यहाँ पे सड़कों का जाल है। और अगर जलमार्ग की बात करें तो जलमार्ग आंतरिक, इंटरनल देख ही रहे सब, सूखा वाला क्षेत्र है, एरिड रीजन है, बसा नहीं है, तो यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज डेवलप नहीं है। पोर्ट की जहां तक बात है तो ये देखिए आपका पोर्ट के मामले में ऑस्ट्रेलिया समुद्र के तट पे है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और ये पोर्ट इनके यहाँ जैसे ये पर्थ है, एडिलेड है, मेलबोर्न है, सिडनी है, ब्रिस्बेन है, ये सब दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी तट सागर पे बंदरगाह हैं जिससे व्यापार होता है, जिसमें आपका ये ब्रिस्बेन है, सिडनी है, मेलबोर्न है, ट्रांसविले है, पर्थ है, बर्बरी है, अल्बनी, तो ये पोर्ट है यहाँ पे। समुद्र के किनारे होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, बट इनलैंड वाटरवेज उतना ज्यादा नहीं, एकदम डेवलप नहीं, उतना ज्यादा एकदम डेवलप नहीं है। किनारे से ये बंदरगाह है। जल की बात हो गई, वायुमार्ग की बात चकाचक है, कोई पूछना ही नहीं। ये जो देखिए आप ब्रिस्बेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 1 2 3 4 5, कैनबरा 6, यानी पर्थ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एडिलेड में है 2, मेलबोर्न 3, ये कैनबरा में 4, सिडनी में 5, ब्रिस्बेन में 6, यहाँ पे 6 जो है हमारे ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां से कि उड़ाने हैं। ठीक, एयरपोर्ट की बात हो गई। रेलवेज की बात अगर कर लें तो रेलवेज करीब 40,000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है, और ये जो रीजन है ये पर्थ के, ये हमारा पर्थ से लगा हुआ, मेलबोर्न से, ब्रिस्बेन से, इस रीजन, ये जो रीजन है ये पोर्ट के किनारे वाले जो मुख्य 6 शहर हैं, ये भीतरी जो हिंटरलैंड है, तो आंतरिक भागों को ये रेलवे जोड़ती है, जहां से कि क्या आप कहेंगे कि कृषि उपज या और सामान आने जाने के लिए, लोगों के लिए यहाँ पे इस तरीके से। तो ये रेलवेज है। रेलवेज में खास बात यह है कि एक पर्थ से लेकर के सिडनी तक लंबा चौड़ा, ये करीब 4,000 किलोमीटर है, 3,935 किलोमीटर रोडवेज। तो या मतलब ग्राउंड से कहिए, ग्राउंड की डिस्टेंस जो है पर्थ से सिडनी की 3,935 किलोमीटर, कहीं लमसम 4,000 किलोमीटर मानिए है ये। और यहां से यहां तक जो रेलवे लाइन है उसको ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कहते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है कि अगर आ जाए ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कनेक्ट्स, किससे कनेक्ट करता है? सिडनी को मेलबोर्न से, सिडनी को पर्थ से, या पर्थ को ब्रिस्बेन से, किससे कनेक्ट करता है? तो याद रखिएगा, सिडनी से पर्थ को, पर्थ से सिडनी को ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल रेलवे यहां से यहां तक जाती है। इस रेलवे का नाम है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये सिडनी और पर्थ के बीच में है। किसके बीच में? याद रखिएगा, सिडनी और पर्थ। ये पर्थ है, ये सिडनी है। सिडनी न्यू साउथ वेल्स में है, पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ये बात हो गई।
एक और बड़ी रोचक बात है कि यहां से यहां तक आने में 15 दिन लग जाते हैं ऑस्ट्रेलियन को। वजह वही अपने यहाँ वाली चक्कर है कि रेलवे लाइन जो है वो इसको आप कहते हैं सिंगल डबल रेलवे गज जिसको कहते हैं, ब्रॉड गज, नैरो गज। तो होता ये है कि ट्रैक चेंज होता रहता है, जिस कारण से यहाँ तक जाने में सिडनी से पर्थ तक 15 दिन लग जाते हैं, जबकि हार्डली 5 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बट ये होता है और पुराने रेलवेज हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस पर कुछ कर रही होगी, उम्मीद है। तो ये रेलवे लाइन की वजह से यहाँ तक सिडनी से पर्थ तक आने में ऑस्ट्रेलियन को 15 दिन लग जाते हैं। तो ये सब बात हो गई ट्रांसपोर्टेशन की। अब थोड़ा सा जल्दी में देख ले हम जनसंख्या के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या यहीं पे है, दक्षिणी पूर्वी भाग में बताया, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, यहाँ जहाँ सोने की खदानें हैं, कूलगार्डी में, यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन है। यहाँ गल्फ कार्पेंटेरिया के कोस्टल रीजन में है, यहाँ पे है। यानी कहने का मतलब कि जिस तरीके से इस तरीके से अफ्रीका में आप कहिए या दक्षिणी अमेरिका में जिस तरीके से यूरोपीय आकर के बसे हैं, तो वो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में जो है कुछ खास जगहों पे आकर के बसे जहाँ उनको सुविधा थी, और फिर एक बार जब बस गए तो उसी के आसपास बस्ती तो ऐसे ही बस्ती है। तो खास करके ये वही रीजन जहाँ की उनके जलवायु उनके मुफीद है। ये समुद्र का किनारा है, ठंडा, देख ही रहे हैं यहाँ से कैप्रिकॉर्न से इतनी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इतना साउथ में है। तो यहाँ का मौसम इन्हें भाता है। साउथ ईस्ट ये मेलबोर्न में मतलब सही है कंसंट्रेशन, मेलबोर्न के आसपास, सिडनी के आसपास, ब्रिस्बेन के आसपास, इधर यहाँ होवार्ट में, इधर पर्थ के आसपास, और ये सोने की माइंस वाला इलाका, और थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया के प्लेन में इधर, और इधर जो है केप यार पेनिनसुला के आसपास। यही मेन कंसंट्रेशन पॉपुलेशन का है तटवर्ती क्षेत्रों में जहां जलवायु उनके मुफीद है। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन डेंसिटी आपको 100% पर किलोमीटर मिलेगी इन्हीं रीजनों में जिसकी चर्चा की। बाकी जगह अगर एवरेज निकालेंगे तो 3 आदमी पर किलोमीटर स्क्वायर, कितना खुला खुला है ना, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में डेंसिटी खाली 3 है भाई साहब। कितना अच्छा है, खुला खुला है ऑस्ट्रेलिया। तो ये है। और ऑस्ट्रेलिया में बताइए यूरोपीय मूल के लोग 18वीं शताब्दी के आखिर से आना शुरू किए, धीरे धीरे करके आए, लोग बस गए। और जाने जाए यूरोप से आए, यूरोप में खास करके ब्रिटेन से लोग आए हैं। हाँ, अर्बनाइजेशन यहाँ 90% है, 90% पॉपुलेशन शहरी है। अब शायद और बढ़ गई हो, कुछ नए आंकड़े आए हों तो। और जहाँ तक रेसेस की बात है तो जब ऑस्ट्रेलियन आए तो यूरोपीय में मेनली आपके कॉकेसाइड हैं और नॉर्डिक हैं। कॉकेसाइड नॉर्डिक आए तो यहाँ के जो मूल निवासी थे, जाहिर सी बात जैसा हर जगह होता है, कुछ मारे गए होंगे, कुछ भीतरी भाग में ढकेल दिए होंगे। और वहाँ के जो मूल निवासियों का रेस अगर आप कहेंगे तो ऑस्ट्रेलियाइड और निकराइड, इंटीरियर पार्ट में थोड़ी बहुत आबादी उनकी होगी। तो ये आए, बस गए। और अगर आप ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो एनुअल ग्रोथ रेट ऑस्ट्रेलिया की जो है 0.7% है। और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया इस समय 3rd स्टेज में आ गया है, अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो 1000 पे 14 है। डेथ रेट की बात करें तो 1000 पे 7 है। धर्म की बात करें अगर तो धर्म, संविधान ऑस्ट्रेलिया का सेकुलर है, सारे धर्मों के लिए बराबर स्थान है। बट ब्रिटेन से जो लोग आए वो अपना ईसाई धर्म लेके आए हैं, तो 73% लोग ईसाई हैं। और मजे की बात यह है कि 25% लोगों ने कहा कि वो किसी विशेष धर्म को नहीं मानते, और 2% लोग हैं जो अपने आप को उन्होंने गैर ईसाई बताया। तो 25% की आबादी बहुत है जो किसी खास धर्म में विश्वास नहीं रखते, एज पर डेटा। ये संविधान की बात हो गई। और आपको ये मालूम होगा कि ये ब्रिटिश कॉलोनियां थी 1901 के पहले तक, ये भी एक तरीके से उपनिवेश था। और इन कॉलोनियों को 1901 में इनको आज़ादी मिली और ऑस्ट्रेलिया एक फेडरेशन बना। और 1901 में ऑस्ट्रेलिया ने फेडरेशन बनने के बाद यहाँ व्हाइट पॉलिसी लगा दी, श्वेत नीति। श्वेत नीति का मतलब ये था कि यहाँ अफ्रीका और एशिया के जो
तथाकथित काले लोग थे, वो जो है काले लोग को बसने पर रोक लगा दी गई। मतलब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में 1901 में व्हाइट पॉलिसी के अंतर्गत, श्वेत नीति के अंतर्गत केवल पूरे लोग ही आ सकते थे। बट इस पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खिंचाई हुई और 1973 में आकर के ऑस्ट्रेलिया ने अपनी श्वेत नीति खत्म कर दी। 73 के बाद से ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलियन सरकार जिसको चाहे नागरिकता दे सकती है, लोग आ सकते हैं। और ये बातें हो गई हमारी सभी ऑस्ट्रेलिया की। एक और बात चलते चलते कि क्रिकेट, एक बार मैं एक सवाल देख रहा था कि इन क्रिकेट फॉलोअर हम सारे लोग हैं, तो ये था कि इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गई है, उसको 3 टेस्ट मैच खेलना है, एक ब्रिस्बेन में, सिडनी में और पर्थ में। इधर से किधर जाएगा? ये पर्थ है हमारा, पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ से यहाँ एडिलेड आएगा, एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ से यहाँ आए हम कहाँ है? पूरब आए, एडिलेड में है। एडिलेड से हम आए तो ये मेलबोर्न है, मेलबोर्न विक्टोरिया में है। और पूरब आए और मेलबोर्न से हम आए तो उत्तर पूरब आए, यहाँ सिडनी आए। सिडनी के पहले, सिडनी न्यू साउथ वेल्स में है। और सिडनी से पहले भीतर की तरफ ये हमारी कैपिटल कैनबरा है, जो बताया समुद्र के तट पर नहीं है, भीतर है। ये न्यू साउथ वेल्स में है। कैनबरा भी न्यू साउथ वेल्स में है, सिडनी भी न्यू साउथ वेल्स में है, मेलबोर्न विक्टोरिया में है, एडिलेड साउथ और ऑस्ट्रेलिया में है, और पर्थ जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये पर्थ है, ये हमारा एडिलेड है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में है। ये मेलबोर्न विक्टोरिया में है, यहाँ मेलबोर्न है। मेलबोर्न से इधर आए तो हम सिडनी आए, सिडनी न्यू साउथ वेल्स में है। इसके पहले ही यहाँ कैपिटल कैनबरा अंदर, ये न्यू साउथ वेल्स में है। और यहाँ से फिर हम न्यू साउथ वेल्स, ये फिर यहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट में गए तो हम ब्रिस्बेन पहुंच गए, ठीक। और ब्रिस्बेन हमारा क्वींसलैंड में है, ब्रिस्बेन जो है क्वींसलैंड में है, ठीक। तो इधर से आना है अगर हमको, तो हम समुद्र के तट के किनारे, ये अगर हम ब्रिस्बेन आए, ये क्वींसलैंड में है, ये ईस्ट में है। ब्रिस्बेन से सिडनी, सिडनी से कैनबरा अंदर है, कैनबरा से मेलबोर्न, फिर एडिलेड, फिर पर्थ। इसी के साथ ये हो गई हमारी ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें। थैंक यू, जय हिंद।